स्टूडेंट्स, आज हम बीटाट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। बीटाट्रॉन एक एक्सेलरेटर है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को। ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है इसमें ये डी होता है, इसके सेंटर पर देखिए डी दिखाया मैंने रेड कलर में, एंड डी इज़ ऑफ एनुलर शेप। एनुलर शेप का होता है ये, ग्लास और सिरामिक का बना हुआ। और डी की जो दीवारें होती हैं उसको सिल्वर कलर से पेंट किया, सिल्वर से पेंट कर दिया जाता है। सिल्वर से पेंट इसलिए किया जाता है ताकि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सर्कुलेट हो तो वो इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वहाँ पर इकट्ठा ना हो, जमा ना हो। इस डी को जो शेप होती है डूनट, अगर आपने देखा डूनट की शेप जैसी, या इंडियन लैंग्वेज में कहे मेदू वड़ा जैसी शेप इस डी की होती है। तो इसमें इसके अराउंड दोनों तरफ, इसके ऊपर नीचे क्या दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर में, दीज आर द पोल पीसीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए गए हैं। इसको और बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन समझने के लिए इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये है डी और इसके बीच में है एयर गैप, और यहाँ पर पोल पीसीस की शेप देखिए। पोल पीसीस को, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल पीसीस है उनको एक स्पेशल शेप दी गई है कि अगर आप उनको साइड से देखेंगे तो बीच का एयर गैप बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल सेंटर से देखेंगे तो एयर गैप बिल्कुल कम है। इस एयर गैप को कम रखने का कारण क्या है? ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन को रेडियल और वर्टिकल फोकसिंग दे सके। रेडियल एंड वर्टिकल फोकसिंग क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है टुवर्ड्स द रेडियस हो, सेंटर की तरफ हो, और हर पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर हो। टेंजेंशियल हम इलेक्ट्रॉन को उसमें डालेंगे क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम सर्कुलर पाथ पे चलाना चाहते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू रेडियस रहेगी। एंड ये जो पाथ और वेलोसिटी को अगर आप इस सर्कुलर पाथ के सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो दिस इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन को टेंजेंशियली इसमें इंजेक्ट करवाना है डी के अंदर, और इंजेक्ट करवाने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर उसका जो मोशन है चलता रहे, ताकि वो सर्कुलरली घूमता रहे और जो उसकी वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर हो। तो रेडियल एंड वर्टिकल पाथ उसको देने के लिए ये जो डी शेप का चैम्बर के बीच में जो मैग्नेट है उसका एयर गैप कम रखा गया है। उसके बाद इसमें ये यहाँ कॉर्नर पर दो ये सर्कुलर शेप में, यहाँ जहाँ मैंने डी लिखा हुआ ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसलिए है ताकि इसकी जो डायमीटर है डी की उसको बढ़ाया या घटाया जा सके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसमें मतलब ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ का डायमीटर बढ़ाया जाएगा, नहीं, इसको पहले से फिक्स कर लिया जाएगा कि इसको डायमीटर कितना देना है, फिर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जो डायमीटर है फिक्स सरकमफ्रेंस में रोटेट करता रहेगा। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने C1, C2, C3, C4 लिखा है कोइल्स, ये कोइल हैं जहाँ पर कि ये P1 और P2 जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, इन कोइल्स पर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करना है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 50 एम्पियर और वी कैन से 50 कूलम पर सेकेंड का इसमें अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया जाता है। बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जो कहता है कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाया जाता है कोइल में से तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हमारे पास कोइल का काम कौन कर रही है? हमारी डी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रोटेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा अप्लाई किया? अल्टरनेटिंग, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए हैं और उन पर अल्टरनेटिंग करंट जो है 50 कूलम पर सेकंड का पास करवाया जा रहा है। तो ये इसमें दो प्रोसेस होंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब वर्किंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन को एडिशनल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा।
तो एक इफेक्ट तो होगा ये कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है उसने एडिशनल वेलोसिटी दे दी। सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का रेडियल पाथ है, रेडियल पाथ मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स रखता है mv²r, वो किस कारण से मिला उसको मिला ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्ट्रेंथ मिल रही है उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है, जिसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करवाता है। तो ये दो प्रोसेस होंगे जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में मूव करता चला जाएगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज होगी तो सबसे पहला इफेक्ट उस पर क्या हो सकता है कि उसका जो ये रेडियस है, जो एक कांस्टेंट रेडियस मूव कर रहा है, वो इंक्रीज हो सकता है। इसको इंक्रीज नहीं होने देना, इस चीज़ को रोकना है। इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना ही रखना है कि ये रेडियस जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, एनर्जी इंक्रीज हो, तो रेडियस इंक्रीज ना हो। तो इसको रेडियस को इंक्रीज नहीं होने देना। इट मीन्स जो फर्स्ट प्रोसेस में फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, वो सेकंड प्रोसेस में जो फोर्स मिल रहा है वो दोनों फोर्स की अगर स्ट्रेंथ इक्वल होगी, इन दोनों फोर्सेस की, जो एक तो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बताया, दूसरा प्रोसेस बताया, इन दोनों फोर्सेस के कारण जो है अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रेडियस में घूमता रहेगा। तो देखिए कैसे होगा। पहले तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इंड्यूस होगा d∅dt के इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द फैराडे लॉ। अब वर्क इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा ये फील्ड, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ। तो हम इसको यहाँ से वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, E इंटू ई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इतना जो है वर्क डन इलेक्ट्रॉन पर हुआ है इस फील्ड के कारण, E इंटू ई। वर्क डन की जो एक डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, वर्क डन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम F पुट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वही है जो इलेक्ट्रॉन ने अपना सर्कमफ्रेंस कवर किया है, 2πr। तो ये भी हमारे पास वर्क की इक्वेशन आ गई। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इक्वेट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई F2/r। अभी हम किस में हैं, फर्स्ट प्रोसेस में चल रहे हैं जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो ई F2/f की वैल्यू यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, E/2πr। तो एक फोर्स आ गया ये हमारे पास, जिसमें कि हम इस कैपिटल ई को इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, E/2πr d∅/dt। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब सेकंड प्रोसेस क्या चल रहा है, ये सारा किस में था, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा, सेकंड प्रोसेस के लिए देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन यहाँ से आ जाती है, BeV=mv²/r। तो BeV=mv²/r में हम mv को कैलकुलेट कर सकते हैं। mv जो कि मोमेंटम की इक्वेशन हमें देता है, तो यहाँ से mv कितना आ गया हमारे पास, BER, क्योंकि v से v को हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे mv आ गया BER। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं mv, BER से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसका कितना होगा, dmv/dt। तो यहाँ से हम mv को पुट कर सकते हैं BER। यहाँ पर आपको कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले आनी है, और चेंजिंग क्या है हमारे पास, टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये फोर्स के लिए इक्वेशन आ जाती है फ्रॉम द सेकंड प्रोसेस। अब हम
कांस्टेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में जो हमें फोर्स मिल रहा है, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबल ऑर्बिट दे पाएंगे। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम इक्वेट करें तो हमारे पास टर्म आती है d∅dt इज इक्वल टू ER dB/dt। तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास फॉर द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फोर्सेस। तो इस केस में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज d∅dt, इसी को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2πr² dB/dt। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम होता है बीटाट्रॉन कंडीशन और फ्लैक्स कंडीशन। दिस इज नोन एज बीटाट्रॉन कंडीशन और फ्लक्स कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम एक स्टेबल ऑर्बिट दे पा रहे हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द 2-to-1 role of betatron. The equation can be written like this. This is dBc/dt is equal to 2dBc/dt. BC मीन्स द स्पेस एवरेज फील्ड स्ट्रेंथ, जो बीच का स्पेस है जिसमें कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी एवरेज वैल्यू को बताने वाला फील्ड है ये। एंड क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, और BG गाइडिंग फील्ड एट द ऑर्बिट है, बिकॉज इट इज़ guiding the electron, it remain the electron along the circular path. वर्किंग में देखिए, हॉट फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट करवाया जाता है टू सेट इनटू दिस ऑर्बिटल पाथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? अल्टरनेटिंग करंट की क्वार्टर साइकिल में। अल्टरनेटिंग करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अपनी एक साइकिल के 1/4 टाइम में लेगा। उस टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो से लेकर मैक्सिमम जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इसी टाइम में इलेक्ट्रॉन भी अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करेगा एंड एक्सेलरेशन उसका जो मैक्सिमम होगा वो इसी क्वार्टर टाइम के मैक्सिमम पर मैक्सिमम होगा। मीन्स अगर दिस वैल्यू इज phi naught and then for this magnetic field phi is equal to phi naught sin ओमेगा टी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस टी के t/4 टाइम पर मिलेगी फाई की, और इसी मैक्सिमम वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इस मैक्सिमम पर, जब वो यहाँ पर है, यहाँ से उसको बाहर ना करवाया जाए, बाहर टारगेट पर उसको इंसिडेंट ना करवाया जाए, तो क्या होगा कि ये पल्स जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज होना है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड फ्लक्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड के घटने के साथ साथ घटेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम पर फर्स्ट क्वार्टर साइकिल पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए और उसको टारगेट पर जो है इंसिडेंट करवाया जाए। वो टारगेट जिससे एक्सरे प्रोड्यूस करवानी है मान लो, तो एक्सरे का जो एमिशन होगा रेडिएशन का, इट मीन्स उसकी एक शॉर्ट पल्स मिलेगी ड्यू टू दिस शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सरे एक बार एमिट होकर हमें मिलेगी। तो हम हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 2πr² dB/dt। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर फाई बिटवीन द लिमिट्स 0 to maximum
क्योंकि 0 टू मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन को हमने इजेक्ट करवाना है, तो हम इसको 0 से मैक्सिमम वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल आल्सो बी मैक्सिमम एट दिस टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ऑफ AC। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई बी इज 2 पाई आर स्क्वेयर बी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अगर इसमें बी प्राइम हम एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल एरिया ऑफ ऑर्बिट, अगर हमारे पास ये ऑर्बिट है तो इसके होल एरिया के लिए, जो कि इसका एरिया क्या होगा बाई आर स्क्वेयर, इसके पाई आर स्क्वेयर के लिए अगर हम एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू हमारे पास बी प्राइम है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा इस एरिया के लिए, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया विल बी फाई बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर बी प्राइम। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द एरिया। पहले हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला फॉर द क्वार्टर साइकिल, वो हमारे पास था ये। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द एरिया हमने कैलकुलेट किया, वो ये इसके इक्वल आया। तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो वी गेट बी इज इक्वल टू हाफ बी प्राइम। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस के, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म इस तरह से होना चाहिए कि किसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड at the orbit is just half the average magnetic field in the central region of the area enclosed by the electron orbit, and this relation is also known as the Betatron condition. Now we can also calculate the energy of the electron, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे यहाँ पर हम। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को क्या हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, मतलब क्या किस हिसाब से निकाल सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर ले लें, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो बनाता है कब तक, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल तक। क्वार्टर साइकिल मतलब 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक। एंड फ्रॉम द, हम इसको कैसे ले सकते हैं, फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स का है वो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में देखिए जो वेरिएशन है साइन वेव की फॉर्म में हम ले सकते हैं। टाइम, अगर टाइम जो है ड्यूरिंग विच उसने मैक्सिमम वैल्यू ली है एक्सेलरेशन की इलेक्ट्रॉन ने, तो वो टाइम हो गया T/4। हम इसमें T की वैल्यू पुट करें तो 2 पाई का कंप्लीट साइकिल होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई बाय ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, या आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, हम बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू को लेते हैं, 2 पाई न्यू इज द एंगुलर वेलोसिटी हेयर। तो पाई बाय 2 ओमेगा हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, टाइम की जो वैल्यू आएगी, मतलब इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन ने दिया है ऑर्बिट में। तो इस टाइम से अब हम इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर टन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर टन, कि हर एक टन में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिलेगी जब फ्लक्स चेंज होगा, व्हेन फ्लक्स चेंजेस, तो कितनी होगी E इंटू वी, एंड E
डी फाई बाय डी टी। तो हमारे पास यहाँ से ये जो डी फाई बाई डी टी है ये कितना है, फाई डी बाय डी टी। ये फाई नॉट जो कि हमने एक इंस्टेंटेनियस जो फाई की वैल्यू ली थी उसका जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के सामने जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये देखिए ये है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फाई। तो इस फाई की, ये फाई इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एंड दिस इज फाई नॉट इज द मैक्सिमम फ्लक्स एट द क्वार्टर टाइम ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है ये। तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन करना है उसके बाद विद इन द लिमिट्स। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, कि जब वो एक्सेलरेट हो रहा है, टाइम उस समय जब वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो ई और ये वैल्यू ले लेंगे हम वाई नॉट। टाइम हमारे पास कितना है, टी बाय 4। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर दिस टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वैल्यू। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है विद इन द क्वार्टर टाइम वैल्यू। तो क्योंकि जो एनर्जी गेन की है इलेक्ट्रॉन ने वो T/4 टाइम में गेन की है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पर टन। एवरेज वैल्यू पर टन कितनी मिली, ई फाई नॉट π/2 मेगा। हम टाइम को पुट कर सकते हैं यहाँ पर T/4 को, एंड यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व करके जो इक्वेशन आई है दैट इज sin ओमेगा टी 0 to T/4। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आई है एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पर टन जो एवरेज वैल्यू है वो आ गई हमारे पास वाई नॉट। सोल्व अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास ये बचता है एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन पर टन, वो ये मिलेगी हमें। तो अब इसमें हम इस मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद एवरेज एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन पर टन क्या आ जाएगी, बाय इलेक्ट्रॉन पर टन कितनी बनेगी। अब इसको पुट करने के बाद E 2πr² B/π × 2 ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी 2 × 4 E ओमेगा r² B। तो दिस इज द एवरेज एनर्जी पर टन 4 E ओमेगा r² B। तो अब ये देखिए हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रैवल करवा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्बिट में, वो वेलोसिटी क्लोज आ जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। जो मोस्ट ऑफ द टाइम है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्लोज हम ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है इनसाइड द चैम्बर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, टोटल डिस्टेंस भी हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्रोसेस, कि जब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसने टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल T ट्रैवल किया। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने उसकी मान ली इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट के T/4 टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुआ है। तो टाइम हो गया C
पाई बाय 2 ओमेगा आ गया। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये जो है ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्रोसेस। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस पीरियड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, तो d बाय 2 पाई r हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसे ही निकालते हैं ना हम कि अगर एक साइकिल में डिस्टेंस कवर किया है 2 पाई r, ठीक है, तो d डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, d बाय 2 पाई r। एक सिंपल सी फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो दिस इज c पाई बाय 2 पाई r इंटू 2 ओमेगा। तो ये कितना आ गया c बाय 4 ओमेगा r। तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट। ये यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये आया मेरे पास c बाय 4 ओमेगा r। तो देयरफॉर total energy gained by the electron is equal to the product of number of revolution and average energy per revolution। कैसे, देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज वैल्यू पर टर्न हमने कैलकुलेट की है, एनर्जी कैलकुलेट की है 4e ओमेगा r स्क्वायर b। ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पर टन, इतनी आ गई हमारे पास। और हमने ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कैलकुलेट किए हैं वो आए हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट किए हमने c बाय 4 ओमेगा r। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पर टर्न को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी, जो कि हो गई 4e ओमेगा r स्क्वायर b डॉट c बाय 4 ओमेगा r। तो ये आपके पास आ जाती है इक्वल टू CERB। तो ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। हमने सिर्फ क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाल ली एनर्जी की पर टर्न और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लिए, उनसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया था कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ट्रायंगल।